नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज़ विद चिल्ड्रेन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज़ विद चिल्ड्रेन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। भारत ने ग्रहण की G20 की अध्यक्षता। अगले 1 साल तक भारत करेगा दुनिया के सबसे ताकतवर समूह की अध्यक्षता। देश भर में आयोजित की जाएंगी लगभग 200 बैठकें। देश के 50 शहरों में प्रमुख 100 स्मारकों को किया गया रोशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के कई खिलाड़ियों को खेलों में योगदान करने के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया। शरद कमल को खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया ई-रूपी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में ई-रूपी में लेन देन शुरू। गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का हुआ समापन। मेगा स्टार चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से नवाजा गया। और अब खबरें विस्तार से। भारत ने ग्रहण की G20 की अध्यक्षता। अगले 1 साल तक भारत करेगा दुनिया के सबसे ताकतवर समूह की अध्यक्षता। देश भर में आयोजित की जाएंगी लगभग 200 बैठकें। देश के 50 शहरों में प्रमुख 100 स्मारकों को किया गया रोशन। विश्व भर में अपनी प्रतिष्ठा का परचम और ऊंचा करने की राह में भारत ने औपचारिक रूप से G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विषय से प्रेरित होकर एकता को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे और आतंक, जलवायु परिवर्तन, महामारी को सबसे बड़ी चुनौतियों के तौर पर सूचीबद्ध करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अध्यक्षता ग्रहण करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में कहा कि मौजूदा समय की दुनिया की बड़ी चुनौतियों का समाधान एक दूसरे से लड़ाई करके नहीं, बल्कि मिलकर काम करके ही निकाला जा सकता है। ऐसे में G20 समूह में भारत का एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्योन्मुखी और निर्णायक होगा। इस मौके पर देश के 50 शहरों में चुनिंदा प्रमुख 100 स्मारकों को रोशन किया गया। भारत की 1 वर्ष की अध्यक्षता की अवधि अगले वर्ष 30 नवंबर तक चलेगी और इस दौरान देश के अलग अलग स्थानों में 32 अलग अलग सेक्टर की लगभग 200 बैठक होंगी, जिससे भारत G20 को जनभागीदारी से जोड़कर पब्लिक का G20 बना पाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के कई खिलाड़ियों को खेलों में योगदान करने के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया। शरद कमल को खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। राष्ट्रपति भवन में एक आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय खिलाड़ियों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। देश के टेबल टेनिस दिग्गज अचंता शरद कमल को खेल के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। देश के जिन 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया, उनमें सीमा पुनिया डिस्कस थ्रो, एल्डोस पॉल ट्रिपल जंप, अविनाश साबले स्टीपल चेज, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, HS प्रणय बैडमिंटन, अमित पंघाल बॉक्सिंग, निखत जरीन बॉक्सिंग, भक्ति कुलकर्णी शतरंज, R प्रज्ञानंदा शतरंज, सुशीला देवी जूडो, साक्षी कुमारी कबड्डी, नयन मोनी साकिया लॉन बॉल, सागर ओवलकर मलखंब, एलावनिल बलावरिन शूटिंग, ओम प्रकाश मिथरवल शूटिंग, श्रीजा अकुला टेबल टेनिस, विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग, अंशु रेसलिंग, सरिता रेसलिंग, प्रवीण वुशु, मानसी जोशी पैरा बैडमिंटन, तरुण धिलन पैरा बैडमिंटन, स्वप्निल पाटिल पैरा बैडमिंटन, जर्लिन अनिका जी डेफ बैडमिंटन के नाम शामिल हैं। भारत बायोटेक ने लॉन्च की दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन। CDSCO ने इनकोवैक को दी मंजूरी। भारत को कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन इनकोवैक्स को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO की मंजूरी मिल गई है। CDSCO ने वैक्सीन को आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल के लिए हरी झंडी दे दी है। हेटेरोलॉगस बूस्टर यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन डोज के तौर पर ले चुका हो, तो उसे भी ये विशेष इंट्रानेजल वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर लगाई जा सकती है। भारत बायोटेक कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि इस खास वैक्सीन का तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल भी किया गया, जो सफल रहा। कंपनी ने बताया है कि पहले और दूसरे चरण के ट्रायल में भी शामिल लगभग 4000 वॉलंटियर्स पर परीक्षण किया गया था
और अब तक साइड इफेक्ट का एक भी मामला सामने नहीं आया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया ई-रुपी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में ई-रुपी में लेन देन शुरू। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर से ई-रुपी के पहले पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है। आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे देश के 4 महानगरों में लॉन्च किया है, जिनमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर का नाम शामिल है। खुदरा डिजिटल रुपए परियोजना एक सीमित उपयोगकर्ता समूह के बीच शुरू हुई है, जिसमें 4 बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ ग्राहक और व्यापारी इसका लेन देन कर सकेंगे। यह लेन देन पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट दोनों को किए जा सकेंगे। इस पेशकश का मकसद वर्चुअल करेंसी के फायदे को ग्राहकों तक पहुंचाना है। गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का हुआ समापन। कोस्टा रिका की स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स ने जीता गोल्डन पीकॉक अवार्ड। मेगा स्टार चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से नवाजा गया। गोवा में 53वें इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शानदार रंगारंग कार्यक्रम के साथ सोमवार को समापन हुआ। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समेत भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार मौजूद रहे। इनमें अक्षय कुमार, आशा पारेख, आयुष्मान खुराना, मानुषी छिल्लर, ईशा गुप्ता, राणा दुग्गुबाती और आनंद राय शामिल थे। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मेगा स्टार चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड ऑफ द ईयर 2022 से नवाजा गया। कोस्टा रिका की स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता। 53वें इफ्फी में स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि क्षेत्रीय सिनेमा पर विशेष जोर देने और इसकी प्रगति के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय सिनेमा अब क्षेत्रीय नहीं रह गया है, बल्कि यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया है। 59वें एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया संबोधित। कहा, हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन और सालों से लोगों का भरोसा जीतने में रहे हैं कामयाब। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को 59वें एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा और एसोसिएटेड मीटिंग्स 2022 समारोह को संबोधित किया। इस दौरान अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश के सार्वजनिक प्रसारक ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहे हैं और वर्षों से लोगों का भरोसा जीतते रहे हैं। उन्होंने कहा, लॉकडाउन में मीडिया ने बाहरी दुनिया से जुड़ा है। केंद्रीय मंत्री ने जनता के पास जाने से पहले तथ्यों की जांच करने के लिए अपने तंत्र को संस्थागत बनाने के लिए AIR और DD की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती ने कोविड में 100 से अधिक कर्मचारियों को खो दिया था, लेकिन ये फिर भी उन्हें इसे जारी रखने से नहीं रोक सका। अयोध्या में लागू हुआ कॉमन बिल्डिंग कोड। राम मंदिर के पास की इमारतें एक ही शेप कलर में दिखेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास के इलाकों में कॉमन बिल्डिंग कोड लागू करने का आदेश दिया है। इसके तहत राम मंदिर के आसपास की सभी इमारतें एक ही शेप और रंग में बनाई जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने अयोध्या को सुनियोजित शहर के रूप में विकसित करने के लिए प्रस्तावित महायोजना के मूल में ईज ऑफ लिविंग हो। महायोजना के तहत अयोध्या को क्लाइमेट फ्रेंडली शहर का रूप देना होगा। सीएम ने निर्देश दिया कि सरयू में चलने वाली बोट, स्टीमर आदि ग्रीन फ्यूल आधारित हों। श्री राम जन्मभूमि परिसर के आसपास इको फ्रेंडली वाहनों को चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। और अब खबरें साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई। अमेरिका के हवाई प्रांत में 38 साल बाद फटा दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। लोगों को घरों को छोड़ने की दी गई चेतावनी। अमेरिका में हवाई प्रांत के मौना लोआ में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी लगभग 38 वर्षों बाद फटना शुरू हुआ। यह विस्फोट 27 नवंबर को देर रात बिग द्वीप पर ज्वालामुखी के शिखर काल्डेरा में शुरू हुआ था। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS ने इसकी सूचना दी। US जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार 28 नवंबर को लावा शिखर तक ही था और इसके आसपास के इलाकों के लिए कोई खतरा नहीं बताया गया था, लेकिन विस्फोट के बाद से द्वीप पर लावा प्रवाह की चिंता बढ़ गई है।
लगभग 20 लाख लोगों को चेतावनी दी गई है कि विस्फोट होने से वे ज्वालामुखी बहुत गतिशील हो सकता है, इसलिए क्षेत्र को छोड़ दें। हवाई द्वीप 6 सक्रिय ज्वालामुखी का घर है। USGS के अनुसार मौना लोआ पृथ्वी पर 1843 के बाद से 33 बार फूट चुका है। नासा ने जारी की अंतरिक्ष की अद्भुत तस्वीर में पृथ्वी और चंद्रमा दिखे एक ही फ्रेम में। सोशल मीडिया पर अंतरिक्ष की एक अद्भुत तस्वीर वायरल हो रही है। यह फोटो ओरायन स्पेसक्राफ्ट ने खींची है, जिसे नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इसमें हम पृथ्वी और चंद्रमा को एक ही फ्रेम में साफ देख सकते हैं। नासा ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा, आर्टेमिस 1 मिशन के तहत यह स्पेसक्राफ्ट मंगलवार को पृथ्वी से सबसे अधिकतम दूरी तक पहुंच गया। स्पेसक्राफ्ट ने करीब 4.3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। और अब बात करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ गंवाई वनडे सीरीज। बारिश की भेंट चढ़ी सीरीज में न्यूजीलैंड ने 1-0 से जीती 3 मैचों की सीरीज। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले T20 सीरीज और फिर वनडे सीरीज में बारिश विलन का रोल निभाती नजर आई। हालांकि T20 सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से सीरीज जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन वनडे सीरीज में बारिश ने टीम इंडिया का खेल बिगाड़ दिया। पहला वनडे न्यूजीलैंड के हाथों गंवाने के बाद टीम इंडिया को उम्मीद थी कि वह सीरीज में वापसी करेगी, लेकिन दूसरा और तीसरा वनडे मैच बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका। आखिरी वनडे क्राइस्ट चर्च में खेला गया और बारिश ने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा और इस तरह से वनडे सीरीज न्यूजीलैंड के नाम हो गई और टीम इंडिया को बांग्लादेश दौरे पर 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 छक्के लगाकर रचा इतिहास। विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के खिलाफ किया कारनामा। 16 छक्कों के साथ खेली नाबाद 220 रन की पारी। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था, वो कमाल महाराष्ट्र के युवा ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ ने करके दिखाया। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ऋतुराज ने पारी के 49वें ओवर में 7 छक्के लगाकर इतिहास रच दिया। इस ओवर में एक गेंद नो बॉल रही, उस पर भी ऋतुराज ने छक्का लगाया। इस तरह उन्होंने इस ओवर में 43 रन बनाए। इतना ही नहीं, ऋतुराज ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 220 रन की पारी खेल डाली। इस दौरान उन्होंने 159 गेंदों का सामना करते हुए 16 छक्के और 10 चौके लगाए। और अब खबरें सिनेमा जगत से। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई आयुष्मान खुराना की एन एक्शन हीरो। एक डिफरेंट और अलग अंदाज में दिखे आयुष्मान। जयदीप अहलावत भी दिखाएंगे अपने अभिनय का जलवा। दिसंबर के पहले हफ्ते में रिलीज हुई आयुष्मान खुराना की एक्शन पैक मूवी एन एक्शन हीरो। हमेशा कुछ हटके करने की कोशिश में लगे आयुष्मान इस बार पर्दे पर एक फेमस एक्शन हीरो के किरदार में नजर आ रहे हैं, जहां मर्डर में फंसे मानव उर्फ आयुष्मान की जिंदगी में तूफान आ जाता है। सस्पेंस और थ्रिल से भरी यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। फिल्म का निर्देशन अनिरुद्ध अय्यर ने किया है। विकी कौशल की मोस्ट अवेटेड मूवी सैम बहादुर की रिलीज डेट का ऐलान। फिल्म में विकी कौशल के साथ फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा अहम किरदार में आएंगी नजर। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी अपकमिंग मूवी सैम बहादुर के रिलीज डेट का ऐलान किया है। विक्की ने फिल्म का टीजर वीडियो शेयर करते हुए जानकारी की। सैम बहादुर 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सैम बहादुर के टीजर के जरिए उन्होंने अपने किरदार की एक झलक भी फैंस के साथ साझा की। विकी कौशल के साथ इस फिल्म में सानिया मल्होत्रा और फातिमा सना शेख मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।